क्या दुनिया की आबादी एक टिक टिक करते हुए टाइम बॉम्ब की तरह है? ये जनसंख्या विस्फोट का डर हमारी फिल्मों में, हमारी खबरों में हर जगह छाया रहता है। एक ऐसे भविष्य की तस्वीर दिखाता है जहां संसाधन खत्म हो जाएंगे और हर तरफ अफरा तफरी होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये डर हकीकत पर आधारित है? आइए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो ये जो सारा डर है ना, इसकी एक शुरुआत थी 1968 में आई पॉल एलेरिक की ये किताब द पॉपुलेशन बॉम्ब। इसके कवर पर लिखी ये लाइनें सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये एक दहशत फैलाने वाला ऐलान था। और इसी एक किताब ने दशकों तक दुनिया की सोच को एक तरह से जकड़े रखा। ये आइडिया फैलाया कि इंसान अपनी ही बढ़ती आबादी के बोझ तले दबकर खत्म हो जाएगा। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर ये पूरी की पूरी सोच जिसकी बुनियाद पर इतनी बहसें हुई, वो बुनियाद ही कमजोर हो? आज हम इसी को खुरेदने वाले हैं। हम उस धारणा को चुनौती देंगे जिसे शायद बहुत लंबे समय से सच मान लिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बम की ही। हम पॉल एलरिक के उन सनसनीखेज भविष्यवाणियों को देखेंगे जिन्होंने दुनिया भर में डर की एक लहर पैदा कर दी थी, और देखेंगे कि वक्त ने उन्हें सही साबित किया या गलत। तो क्या क्या कहा गया था? भविष्यवाणियां कुछ ऐसी थीं कि 70 के दशक में दुनिया में भयानक भूखमरी फैलेगी, मरने वालों की संख्या आसमान छू लेगी। खास तौर पर कहा गया कि भारत अपनी बढ़ती आबादी को खिला ही नहीं पाएगा। और तो और ये भी कह दिया गया कि 1985 तक हमारी पृथ्वी का दम घुट जाएगा। ये सिर्फ अंदाजे नहीं थे, इन्हें वैज्ञानिक तथ्यों की तरह पेश किया गया था। तो फिर हुआ क्या? हकीकत ठीक उल्टी निकली। भारत ने ना सिर्फ अपनी बढ़ी हुई आबादी का पेट भरा, बल्कि कुपोषण भी काफी हद तक कम कर दिया। और दुनिया भर में जहां बड़ी भुखमरी की बात हो रही थी, वहां जनसंख्या बढ़ने के बावजूद भुखमरी में लगातार कमी आई। मतलब जो डर बेचा गया, हकीकत उससे कोसों दूर थी। तो निचोड़ क्या निकला? यही कि हर बड़ी भविष्यवाणी फेल हो गई। जिन भविष्यवाणियों के दम पर दुनिया भर में नीतियां बनाई गईं, लाखों लोगों के मन में डर बिठाया गया, वो एक एक करके सारी की सारी गलत साबित हुई। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं थी, ये उस पूरी थ्योरी की नाकामी थी। अच्छा, तो अगर पॉपुलेशन बम वाली बात झूठी थी, तो फिर सच क्या है? अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। वो नजरिया जो कहता है कि इंसानों की कहानी कमी की नहीं बल्कि इनोवेशन की है। ये तर्क कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा दिमाग है, हमारी बढ़ती आबादी नहीं। देखिए, आबादी को लेकर यह डर कोई आज की बात नहीं है। इसकी जड़ें 18वीं सदी के थॉमस माल्थस के विचारों में मिलती हैं। उनका कहना था कि आबादी हमेशा खाने से ज्यादा तेजी से बढ़ेगी और हम हमेशा भुखमरी की कगार पर रहेंगे। पर वो एक चीज भूल गए, इंसानी दिमाग की ताकत। इसका सबसे अच्छा उदाहरण इजराइल है, एक ऐसा देश जहां कुदरती तौर पर पानी की भारी कमी है। उसने डिसैलिनेशन यानी समुद्र के पानी को मीठा बनाने की तकनीक इजाद की और आज उसके पास पानी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कमी को इनोवेशन से मात दे दी। और मजे की बात तो यह है कि आज की सबसे बड़ी हकीकत ठीक इसके उलट है। आज दुनिया की चिंता जनसंख्या विस्फोट नहीं बल्कि जनसंख्या में गिरावट है। जापान, यूरोप, कई बड़े देश अब रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे जा चुके हैं। मतलब ये कि उनकी आबादी अब बढ़ नहीं रही, घट रही है। और भारत भी ठीक 2.1 के रिप्लेसमेंट लेवल पर आ चुका है। असल में दुनिया बूढ़ी हो रही है। अब ये होता कैसे है? इसे समझने के लिए एक मॉडल है जिसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं। हर समाज आमतौर पर इन 3 स्टेज से गुजरता है। पहले, जन्म और मृत्यु दर दोनों ज्यादा होती हैं तो आबादी धीरे धीरे बढ़ती है। फिर स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होती हैं तो मृत्यु दर गिर जाती है, लेकिन जन्म दर वही रहती है। नतीजा, आबादी में तेजी से उछाल। और आखिर में जब समाज और अमीर होता है तो जन्म दर भी गिर जाती है और आबादी या तो स्थिर हो जाती है या घटने लगती है। तो अब ये तो साफ हो गया कि थ्योरी गलत थी, पर सवाल यह है कि उस गलत थ्योरी के नाम पर असल दुनिया में क्या क्या हुआ। चलिए अब देखते हैं कि कैसे इन विचारों को खासकर भारत में आक्रामक नीतियों में बदल दिया गया और उसके नतीजे क्या हुए। ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल का आइडिया है ना, ये भारत में अचानक से पैदा नहीं हुआ। इसे दशकों तक ताकतवर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने बढ़ावा दिया, पैसा लगाया। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के विद्वानों से लेकर रॉकफेलर और फोर्ड फाउंडेशन जैसी बड़ी संस्थाओं तक एक पूरा ग्लोबल नेटवर्क था जिसने भारत को अपनी नीतियों के लिए एक प्रयोगशाला की तरह देखा, जो 1966 में अपने चरम पर पहुंच गया। और ये सोच भारत सरकार के अंदर तक घर कर गई थी। उस वक्त के योजना मंत्री अशोक मेहता का यह बयान बताता है कि सोच किस हद तक जा चुकी थी।
आबादी को एक दुश्मन की तरह देखा गया और इस जंग को जीतने के लिए किसी भी तरीके को जायज ठहराया गया, भले ही उससे अपने ही नागरिकों को नुकसान क्यों न पहुंचे। ये सिर्फ बातें नहीं थी, इसके असली जमीनी नतीजे थे। मंत्रालय का नाम बदलना एक इशारा था। नसबंदी के लिए पैसों का लालच देकर गरीबों को निशाना बनाया गया। सरकारी कर्मचारियों पर पाबंदियां लगाई गई और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने तो अनिवार्य नसबंदी का कानून तक बनाने की कोशिश कर डाली। पॉपुलेशन बॉम्ब का डर जमीन पर ऐसा दिख रहा था। चलिए अब सारी थ्योरी और राय को साइड में रखते हैं और सीधा आंकड़ों से बात करते हैं। भारत की आबादी को लेकर एक कहानी बहुत आम है। अब हम 150 साल के सरकारी जनगणना डेटा से उस कहानी की सच्चाई को परखेंगे। एक कहानी है जो हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी है, ये कि उत्तर भारत के राज्य, जिन्हें अक्सर बीमारू राज्य भी कहा जाता है, उनकी वजह से भारत की आबादी बढ़ी, जबकि दक्षिण के राज्यों ने इसे कंट्रोल किया। ये एक ऐसी धारणा है जो दशकों से हमारी सोच पर हावी है। पर क्या डेटा भी यही कहानी बताता है? अब देखिए डेटा क्या कहता है, और ये सच में चौंकाने वाला है। 1881 से 1971 तक, यानी पूरे 90 साल, देश की कुल आबादी में उत्तर भारत का हिस्सा लगभग 8% घट गया और उसी दौरान दक्षिण भारत का हिस्सा 3% से ज्यादा बढ़ गया। ये हमारी आम धारणा से बिल्कुल उल्टा है। इस बात को जरा फिर से समझते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। लगातार 90 सालों तक, लगभग एक सदी तक, उत्तर भारत की आबादी बढ़ने की रफ्तार राष्ट्रीय औसत से कम थी, जिस वजह से कुल आबादी में उसका हिस्सा कम होता गया। जिस अनियंत्रित बढ़ोतरी की कहानी हमें सुनाई गई, वो इन आंकड़ों में तो कहीं नजर नहीं आती। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? वजह वही डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है। दक्षिण भारत में स्वास्थ्य और विकास की स्थिति बेहतर होने की वजह से वो जनसंख्या उछाल वाले दूसरे फेज में बहुत पहले आ गया था। उत्तर भारत में ये बदलाव देर से आया। वो इस फेज में 1961 के आसपास पहुंचा, ठीक तब जब दक्षिण इस फेज से बाहर निकल रहा था। मतलब ये मामला ज्यादा आबादी का नहीं, बाद में आबादी बढ़ने का था। और ये सारा इतिहास, ये सारे आंकड़े हमें आज के एक बहुत बड़े और गर्मागर्म राजनीतिक मुद्दे पर लाकर खड़ा कर देते हैं, परिसीमन। ये वो जगह है जहां ये सारे आंकड़े और इतिहास राजनीति से टकराते हैं, और यहां दांव पर बहुत कुछ लगा है। परिसीमन मतलब आसान भाषा में कहें तो चुनावी सीटों का दोबारा बंटवारा, ताकि हर सांसद लगभग बराबर संख्या में लोगों का प्रतिनिधित्व करे। ये लोकतंत्र का एक बुनियादी उसूल है, लेकिन भारत में इस प्रक्रिया पर 1976 से रोक लगी हुई है और ये रोक 2026 में खत्म होने वाली है। अब इस रोक की वजह से जो गड़बड़ी हुई है, उसे एक छोटे से उदाहरण से समझिए। 2011 में मध्य प्रदेश और तमिलनाडु की आबादी लगभग बराबर थी, लेकिन तमिलनाडु के पास लोकसभा में 39 सीटें थीं और मध्य प्रदेश के पास सिर्फ 29। मतलब आबादी लगभग बराबर, पर सीटों में 10 का फर्क। इसका साफ मतलब है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व आबादी के हिसाब से नहीं बटा है। इसे दूसरे तरीके से देखें तो आज की तारीख में दक्षिण भारत का एक सांसद उत्तर भारत के सांसद के मुकाबले औसतन कम लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। सीधा सीधा मतलब यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर भारत के एक वोट की कीमत दक्षिण भारत के एक वोट से कम है, और जैसे जैसे आबादी का ये अंतर बढ़ेगा, ये असंतुलन और गहरा होता जाएगा। और यही वो बड़ा सवाल है जिसके मुहाने पर आज हम सब खड़े हैं। ये एक बहुत जटिल दुविधा है। क्या उन राज्यों को इनाम दिया जाना चाहिए जिन्होंने पुरानी जनसंख्या नीतियों को लागू किया, या फिर लोकतंत्र का वो बुनियादी सिद्धांत सबसे ऊपर होना चाहिए जो कहता है एक व्यक्ति एक वोट? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, और आने वाले वक्त में भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी बहस होने वाली है।